हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक रहेगा व्हीटस्टोन सेतु, जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज भी बोलते हैं। और जो अपनी पिछले लेक्चर में बैठा था उसमें किरचॉफ के नियम पढ़े थे, किरचॉफ का धारा नियम और किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो आज की क्लास है व्हीटस्टोन सेतु। क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु कि चार प्रतिरोधों का, कितने प्रतिरोध होंगे, चार प्रतिरोध होंगे। चार प्रतिरोधों का ऐसा चतुर्भुजीय संयोजन आपस में किस रूप में कनेक्ट होंगे, चतुर्भुज के रूप में वो जुड़े होंगे, जिसमें तीन प्रतिरोध क्या होंगे, अपने ज्ञात होंगे। और इन तीनों प्रतिरोधों की सहायता से हम चौथे अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। तो चार प्रतिरोधों का ऐसा चतुर्भुजीय संयोजन जिसमें तीन ज्ञात प्रतिरोध की सहायता से चौथा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। जो चार प्रतिरोध होंगे उसमें तीन जो प्रतिरोध उनकी वैल्यू अपने को पता होगी और चौथी की अपने को ज्ञात करनी होती है, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा अपने पास, व्हीटस्टोन सेतु कहलाएगा। ठीक है। अब देखो व्हीटस्टोन सेतु की जो खोज है, सीएफ नामक कोई साइंटिस्ट था इंग्लैंड का, जिसने इसकी खोज की थी। ठीक है। अब सबसे पहले इसकी बनावट की बात देखेंगे। बनावट मैंने आपको बताया, वो चारों प्रतिरोधक किस रूप में कनेक्ट होंगे, चतुर्भुज रूप में कनेक्ट होंगे आपस में। ठीक है। अब देखो सबसे पहले बनावट ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। यहाँ पे डायग्राम आपको समझ आ गया तो देख पूरा टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। बनावट के बाद इसका अपने सिद्धांत देखेंगे। देखो ये आपको चार चतुर्भुज आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। पहला जो प्रतिरोध है उसका जो प्रतिरोध है पी, दूसरे का क्यू प्रतिरोध है, ये एस प्रतिरोध है और ये आर। चार प्रतिरोध, चारों को मैंने प्रतिरोध बता दिए, पी क्यू आर एस। जिसमें जो पी क्यू आर प्रतिरोध है वो अपने को ज्ञात माने मैंने, जो पी क्यू आर है वो मेरे पास क्या ज्ञात प्रतिरोध है, और जो एस है वो क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है। तो इन तीनों प्रतिरोधों की सहायता से अपने इस एस का मान निकालें। जरूरी नहीं यहाँ पे एस हो सकता है, क्यू भी अज्ञात हो सकता है, पी भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। मैंने इन तीनों को ज्ञात माना है, यहाँ पे एस क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है। ये आपस में इस प्रकार जुड़ी हो। जो बिंदु बी और डी है, बिंदु बी और डी है के बीच में मैंने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, जिसको अपने बोलते हैं धारामापी। यहाँ पे जी क्या है, धारामापी है, जिसको इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। अब गैल्वेनोमीटर याद रखना, सिंपल याद रहेगा। क्या जोड़ दिया, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है। और गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने कोई कुंजी जोड़ दी, जिसको नाम दे दिया K2। जब तक इस कुंजी को नहीं लगाएंगे तो इस गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ऑब्वियसली कनेक्शन खुला छोड़ रखा है तो विद्युत धारा प्रवाहित, जब तक इसको नहीं जोड़ेंगे तब तक इस गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है। फिर मैंने ए और सी बिंदु दिखाई दे रहे हैं आपको, इनके बीच में देखो एक सेल जोड़ा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल E है, और उसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया, कुंजी जोड़ रखी है K1। ठीक है। और इसको सी बिंदु से जोड़ा हुआ है। सर्वप्रथम अपने क्या देखेंगे, जैसे मैं इस कुंजी K1 को लगा देता हूं। अब देखो पहले तो ये क्या, कुंजी खुली हुई है, खुली हुई है तो इस सर्किट के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित, विद्युत धारा प्रवाहित कौन करेगा, सेल करेगा। इस सेल से अपने करंट लेंगे। ठीक है। जब तक इस K1 कुंजी को मैं नहीं लगाऊंगा, जब तक मैं इस K1 कुंजी को नहीं लगाऊंगा तब तक इस सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे मैं इस K1 कुंजी को लगाया तो सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे। ये विद्युत धारा जब ए बिंदु पर पहुंचेगी, जब ये करंट आई ए बिंदु पर पहुंचेगा, इसको आगे दो रास्ते मिलेंगे जाने के लिए। तो देखो जो पी प्रतिरोध है उसमें I1 धारा प्रवाहित होगी, और जो आर प्रतिरोध है उसमें I2 धारा प्रवाहित होगी। मतलब जो I करंट है आगे दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है। अब देखो जैसे ये I आगे बी पॉइंट पर पहुंचेगा तब इसको आगे दो रास्ते मिलेंगे, और ये I2 आगे दो इस डी पॉइंट पर तभी इसको दो रास्ते मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो बी बिंदु का विभव है VB, वो ज्यादा है किससे, VD से। जो डी बिंदु पर विभव है और बी बिंदु पर विभव है, तो बी बिंदु का जो विभव है डी बिंदु से क्या है, ज्यादा है। और अपने को पता है आवेशों का स्थानांतरण, आवेशों का स्थानांतरण उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो जो करंट मिलेगा अपने को बी से डी आएगा, ना कि डी से बी जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई। मैंने यहाँ पे जो बी बिंदु का विभव है डी बिंदु से ज्यादा माना है, तो अपने को जो आवेशों का स्थानांतरण होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो अपने को जो करंट मिलेगा बी से डी की ओर मिलेगा, ना कि डी से बी की ओर। ठीक है। जब ये I1, इसमें करंट कब मिलेगा, जब अपने इस कुंजी को जोड़ेंगे तभी इसके अंदर IG करंट आएगा। ठीक है। और जो गैल्वेनोमीटर उसका प्रतिरोध मान लिया RG है। अब जब ये I1 करंट यहाँ बी पर पहुंचा तो इसको दो रास्ते मिले, इधर करंट मान लिया मेरे पास IG आ गया।
गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा IG, G मतलब गैल्वेनोमीटर, I मतलब करंट। ठीक है, अब देखो IG यहां आ गई तो यहां कितनी मिली, I1 में अगर अपने IG घटा दें तो मेरे पास जो Q प्रतिरोध उसमें धारा मिल जाएगी, उसको मैंने I3 मान लिया, I माइनस IG। मान लो ये 5 एम्पियर की धारा आ रही है, कितनी आ रही है यहाँ पे 2, यहां आ गई तो यहाँ पे कितनी रही 3। कैसे किया, 5 में से अपने ने 2 घटा दिया तो वही क्या मैंने I1 आएगा, सॉरी I1 माइनस IG। ठीक है, वो अपने को I3 मिल गई। अब देखो ये IG कहाँ आ रही है, यहां आ गई, और इधर कितनी आ गई I2, तो ये दोनों जुड़कर कहां जाएगी, इस S प्रतिरोध में जाएगी, तो I2 प्लस IG। मैंने आपको बताया I2 ऊपर तो नहीं जाएगी ना, I2 का एक भाग ऊपर, क्योंकि अपने तो B का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो इधर से IG आ गई और इधर से I2 आ गई, तो यहां पे कितनी रहेगी I2 प्लस IG, और इसको नाम दे दिया I4। इस प्रकार अपने को करंट मिलेगा। ठीक है, तो इसको अपने डिटेल से बताता हूं। देखो चित्रानुसार व्हीटस्टोन सेतु में 2 प्रतिरोध P व Q को श्रेणी क्रम में, देखो P व Q आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में, R और S आपस में क्या, देखो एक ही तार से जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम, और आपस में क्या है, ये समांतर क्रम में, आपस में क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। देखो व्हीटस्टोन सेतु में 2 प्रतिरोध P व Q को श्रेणी क्रम में तथा शेष 2 प्रतिरोध R व S को श्रेणी क्रम में जोड़कर दोनों को समांतर क्रम में आपस में जोड़ा गया है। देखो R व S को भी परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़कर दोनों श्रेणी क्रम संयोजन को, जो P व Q श्रेणी क्रम में और R S भी क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में, और आपस में क्या जोड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है। इस प्रकार चतुर्भुजीय व्यवस्था में बिंदु A व C के मध्य E विद्युत वाहक बल का एक स्रोत जोड़ा हुआ है। देखो A व C के मध्य एक विद्युत वाहक बल का स्रोत जोड़ा गया है। ठीक है, अब आगे देखो एक सेल B व D के मध्य एक धारा मापी चीज, जिसको गैल्वेनोमीटर बोलते हैं इंग्लिश में, जोड़ा गया है। कुंजियां K1 व K2 का उपयोग, 2 कुंजी जोड़ी हुई थी, K1 और K2 का उपयोग परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया जाता है। P व Q भुजाओं को अनुपातिक भुजाएं, P व Q है अनुपातिक भुजाएं, P अपॉन Q लगातार है, अनुपातिक भुजाएं वह भुजा AD जो R प्रतिरोध की है, देखो भुजा AD, ये तीनों प्रतिरोध के अपने पास ज्ञात हैं। ठीक है, देखो जिसमें ज्ञात प्रतिरोध लगे हुए हैं, और जो अपने पास चौथा रह गया DC भुजा, जिसमें S प्रतिरोध, वो क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है, भुजा CD जिसमें अज्ञात प्रतिरोध S लगा हुआ है, भुजा AC जिसमें सेल जुड़ा हुआ है, AC के बीच में क्या जुड़ा हुआ था, सेल, तथा सेल भुजा BD को धारामापी भुजा कहते हैं। अब देखो ये था इसकी बनावट कि 4 प्रतिरोध थे आपस में चतुर्भुज रूप में जुड़े होते, कैसे उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, और अपनों ने क्या माना था, जो B बिंदु पर विभव है D बिंदु की तुलना में ज्यादा है, तब B से D की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हुई थी, उसको अपने ने गैल्वेनोमीटर में जो धारा प्रवाहित हुई थी उसमें IG बोल दिया था। अब देखो व्हीटस्टोन का सिद्धांत और संतुलन की अवस्था क्या होती है, संतुलन की अवस्था वो देखेंगे। देखो प्रारंभ में मैंने कहा था अपने कुंजी K1 को बंद करते हैं, जैसे कुंजी K1 को बंद किया था मैंने आपको डायग्राम में दिखाई थी कैसे उनमें धारा प्रवाहित हो रही थी, तो परिपथ में मुख्य धारा I प्रवाहित होने लगती है, परिपथ में मुख्य धारा I प्रवाहित हो रही थी। यह विद्युत धारा I सेतु सिंधु बिंदु A पर, मैंने पॉइंट आपको A दिखाया था, उस पर वो क्या आगे 2 भागों में विभाजित हो गई थी, I1 और I2 पर। तो A पर 2 भाग I1 व I2 में विभाजित हो जाती है। कुंजी K2 को बंद करने पर धारा मापी में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। जैसे धारा मापी में करंट जाएगा, उसमें एक सुई लगी होती है धारा मापी के अंदर, तो वो क्या करेगी, विक्षेप उत्पन्न करेगी। अगर वो बिल्कुल ऐसे सेंटर में है तो क्या 0 है, और जैसे इधर उधर हो रही है तो उसमें क्या हो जाएगा, करंट आने पर विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, विक्षेप उत्पन्न होता है यदि, अब ये देखो यहाँ पे एक बात बता रहा है, यदि बिंदु B पर विभव बिंदु D की तुलना में क्या है, ज्यादा है, तो चित्रानुसार धारा मापी से IG विद्युत धारा बिंदु B से D की ओर प्रवाहित होने लगती है। अगर विभव B ज्यादा है, अगर D ज्यादा होता तो D से B की तरफ जाती। ठीक है, विद्युत धारा बिंदु B से D की ओर प्रवाहित होने लगती है। इसलिए जो Q प्रतिरोध उसमें धारा कितनी रहेगी, I1 माइनस IG। मैंने आपको बताया क्यों रही है, क्योंकि IG कहां चली गई थी, धारा मापी में, तो जो Q प्रतिरोध उसमें क्या रह जाएगी, I1 माइनस IG। वह अज्ञात प्रतिरोध S से I2 प्लस IG धारा प्रवाहित होने लगती है। जो अज्ञात प्रतिरोध था उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, I2 प्लस IG होने लगती है। इतनी बात आपको मैंने विद्युत धारा की सारी बात आपको डायग्राम में समझा दी थी। अब देखो
ये क्या कह रहा है, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान से समझनी है कि व्हीटस्टोन सेतु में लगे चारों प्रतिरोधों के मानों का संयोजन, व्हीटस्टोन सेतु में लगे चारों प्रतिरोधों के मानों का संयोजन इस प्रकार हो, संयोजन ऐसा हो या इस प्रकार हो कि धारामापी में उत्पन्न विक्षेप, धारामापी था वो IG जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा था, उसमें जो विक्षेप कितना हो, 0 प्राप्त हो जाए, विक्षेप कितना हो, 0 प्राप्त हो जाए। अगर उसमें विक्षेप ही नहीं आ रहा तो धारा कितनी होगी, 0। अगर वो सुई है बिल्कुल ऐसे 0 पर, यह ना तो इधर हो रही है ना उधर हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात उसमें करंट नहीं आ रहा है, तो उसमें विक्षेप कितना है, 0 है, तो उसमें विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये होती है जो अवस्था वो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था कहलाती है। ठीक है, आपको इतनी बात, संतुलन की अवस्था में। अभी देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम या तुम आपको दोबारा बना के दिखाता हूं। कुछ इस प्रकार का चतुर्भुजों का संयोजन था अपने पास, इसको अपनों ने किससे जोड़ा हुआ था, एक सेल से, यहाँ पे क्या थी, कुंजी थी, और इसको यहां कनेक्ट किया हुआ था, ये ए बिंदु था और ये सी और ये बी और ये डी, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ था और यहाँ पे कुंजी थी, कुछ इस प्रकार अपना कनेक्शन था। ठीक है, प्लस माइनस। अब देखो ये क्या कह रहा है, अगर चारों प्रतिरोधों के मानों का ऐसा संयोजन जिसके लिए जो धारा मापी है अपने पास, जी गैल्वेनोमीटर लगा रखा है अपने धारा माप, ठीक है, तो उसमें अगर विक्षेप 0 आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में आ रही है सुई, उसमें विक्षेप, कोई भी विक्षेप नहीं आ रहा, 0 है, तो इसमें जो IG करंट है, IG होगा, विद्युत करंट वो कितना होगा, 0। अब अपने को पता है I1 इधर जा रहा था, I2 इधर, ये P था, ये Q, ये R, ये S। ठीक है, अब देखो I1 को आगे कितने रास्ते मिले, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे IG का मान 0 है, IG का मान 0 है, तो जो I3 करंट था अपने पास वो किसके बराबर आ जाएगा, I1 के। तो I3 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, I1 माइनस IG, और IG की वैल्यू कितनी है, 0, तो I3 बराबर I1। ठीक है, इधर भी क्या हो जाएगा, जो I2 है वो I4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि IG कितना है, 0, तो I4 की वैल्यू क्या थी, I2 प्लस में IG की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई, 0। तो दोबारा बता देता हूं, चारों प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा मापी में विक्षेप 0 प्राप्त हो, तो वो क्या होती है, संतुलन की अवस्था होती है। तो जिसमें धारा मापी में जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी होगी, 0, विक्षेप 0 तो धारा 0। ठीक है, तो सेतु की संतुलन की अवस्था में जो बी बिंदु का विभव वो किसके बराबर होगा, डी बिंदु, मतलब जो बी पर विभव है वो क्या है, डी बिंदु के बराबर है। तब तो अपने को पता दोनों का विभव बराबर है, तो धारा तो वैसे ही प्राप्त नहीं होगी, दोनों का विभव बराबर है बी और डी का, तो धारा प्रवाहित नहीं होगी गैल्वेनोमीटर में। अगर कम ज्यादा होता तो अपने पास विद्युत धारा जरूर मिलती। ठीक है, इस स्थिति में भुजा BD में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि दोनों का विभव क्या है, बराबर, और जो विभव का ट्रांसफर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और दोनों का विभव बराबर तो कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसको मैंने समीकरण नंबर दे दिया 1, VB बराबर VD, और इसमें IG कितना है, 0 है। ठीक है, यहां देखो मैं समीकरण 1 को दोबारा लिख देता हूं, VB बराबर VD संतुलन की अवस्था में थी जब इसका IG का मान कितना था, 0। ठीक है, तभी विभव बराबर होगा ना। अब देखो VA में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 क्या थी, VA में से घटानी है दोनों साइड, तो यहां क्या लिख दिया, VA माइनस VB बराबर VA माइनस VD, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 दे दिया ओम के नियम से। अब देखो मैं आपको डायग्राम वापस शो करने जा रहा हूं, यहां पे देखना, ये डायग्राम था। अब देखो ये प्रतिरोध है P, अब इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकालें, VA माइनस VB, VA माइनस VB कितना हो जाएगा, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होता है, IR, V बराबर IR। तो इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I1 P, तो VA माइनस VB कितना आ गया, I1 P। इसी प्रकार दूसरा क्या था, VB माइनस VA, सॉरी VD माइनस VA, VD माइनस VA, तो यहां पे प्रतिरोध कितना हो जाएगा, I2 R, VD VA माइनस, सॉरी VD था, VA माइनस VD कितना हो जाएगा, I2 R। ये दोनों वैल्यू मैं यहां से पुट करके उस फॉर्मूले में पुट करूंगा। देखो तो देखो VA माइनस VB I1 P और VA माइनस VD I2 R, सॉरी P नहीं R आएगा यहाँ पे,
ठीक है, इसको मैंने समीकरण 2 में वापस पुट कर दिया, तो I1P बराबर I2R, समीकरण 3। अब समीकरण 1 में से VC को घटाऊंगा, समीकरण 1 में से VC को घटाऊंगा, पहले VA में से घटाया था VC, तो VB माइनस VC, पहले VA में से समीकरण 1 को घटाया था, अब समीकरण 1 में से VC को घटाऊंगा, तो VB माइनस VC बराबर VD माइनस VC। तो देखो वापस डायग्राम में, अब क्या था, VB माइनस VC, VB माइनस VC में करंट कितना प्रवाहित हो रहा है, देखो I1 माइनस IG, I1 माइनस IG प्रवाहित, परंतु संतुलन की अवस्था में इस IG का मान कितना था, 0, तो यहां पे करंट कितना रह गया था, I3 बराबर I1, I3 बराबर I1। तो जो ये जहां पे ये करंट प्रवाहित, वही करंट अपने को यहां मिलेगा, तो यहां पे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, VB माइनस VC बराबर I1। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे IG का मान 0, तो I3 बराबर I1, तो I1 Q। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या था, VD माइनस VC। अब VD माइनस VC भी क्या होगा, I4 धारा है वो किसके बराबर हो जाएगी, I2 के, क्योंकि IG का मान कितना है, 0, तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, I2S, VD माइनस VC, VB माइनस I1Q और VD माइनस VC कितना है, I2S। इन दोनों समीकरणों की वैल्यू भी वहां मैं पुट कर दूंगा। देखो VB माइनस V1 I1Q, VD माइनस VC I2S, जब IG का मान कितना है, 0 है। ठीक है, अब दोनों समीकरण के मान मैं समीकरण 4 में रख दूंगा, VB माइनस VC I1Q बराबर I2S, समीकरण 5। ठीक है, सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर आ गया। अब समीकरण 3 में मैं समीकरण 4 का क्या लगा दूंगा, भाग, LHS का LHS में RHS का। देखो I1P अपॉन में I1Q बराबर I2R अपॉन में I2S, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2, तो P अपॉन में Q बराबर R अपॉन में S। ये मेरे पास एक रिलेशन आया है, P अपॉन में Q R अपॉन में S। P और Q जो प्रतिरोध थे आपस में क्या थे, अनुपातिक भुजाएं थी, और R और S आपस में क्या थी, अनुपातिक। तो यही वैशिष्टों सेतु का क्या है, सिद्धांत। देखो क्या लिखा हुआ है कि वैशिष्टों सेतु के सिद्धांत के अनुसार सेतु अनुपातिक भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। P और Q का अनुपात बराबर R और S का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, कब, संतुलन की अवस्था में, जब उनमें IG करंट कितना मिले, 0। संतुलन की अवस्था में ये प्रतिरोध अपने पास, अगर अपने पास संतुलन की अवस्था नहीं दे रखी है अपने क्वेश्चन के अंदर, तो आप इस फॉर्मूले से प्रतिरोधों का भाग देकर बराबर आ रहे हैं, तो वो क्या रहेगी, संतुलन की अवस्था रहेगी। चारों प्रतिरोध है, P और Q का भाग लगा लेना और R और S का आपस में भाग लगा लें, अगर अपने पास रिजल्ट दोनों बराबर आ रहे हैं तो वो क्या रहेगी, संतुलन की अवस्था रहेगी। ठीक है, समीकरण 6 से, समीकरण 6 से क्या थी, P अपॉन में Q R अपॉन में S। इस समीकरण की सहायता से S का मान कितना हो जाएगा, R इंटू Q अपॉन में P। इस प्रकार वैशिष्टों सेतु के द्वारा 3 प्रतिरोध की सहायता से चौथे ज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात, क्योंकि P Q R तो अपने पास ज्ञात प्रतिरोध, उनकी वैल्यू अपने के पास। अगर मान लो यहाँ पे Q की वैल्यू निकालनी हो, Q अज्ञात हो तो Q की आ जाएगी, मतलब इन चारों से किसी भी अपने एक अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। तो ये था मेरे पास आज का टॉपिक, वैशिष्टों सेतु क्या होता है और उसकी संतुलन की अवस्था क्या होती है। दोबारा बताओ, संतुलन की अवस्था में जो अपने पास रिजल्ट मिलेगा PS PQ अपॉन में RS। अगर अपने को डायग्राम या क्वेश्चन के अंदर वो डायरेक्ट नहीं बोलता वैशिष्टों सेतु संतुलन की अवस्था में है या नहीं है, तो अपने इस फॉर्मूलों की सहायता से बता सकते हैं कि वैशिष्टों सेतु है वो संतुलन की अवस्था में है या। अगर PQ का प्रतिरोधों का अनुपात और RS प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर आता है तो संतुलन की अवस्था में होगा। थैंक यू।